नमस्कार प्यारे विद्यार्थी मित्रों। तो एक लंबे अरसे बाद फिर आपका स्वागत करता हूँ गोविंदम क्लासेस में। हाँ, हालांकि टाइम थोड़ा ज्यादा रह गया बीच में, लेकिन अब हम क्लास कंटिन्यूस लेने वाले वापस। तो जहां तक हमने देखा था फिजिक्स के अंदर हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा था, जिसमें हमने बेसिक डायमेंशंस और मेजरमेंट्स के बारे में देखा था। तो आज का टॉपिक है हमारा डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन। तो डायमेंशनल एनालिसिस देखेंगे आज की वीडियो में, और इसके एप्लीकेशन कहाँ पे होते हैं वो सारा आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वाली क्लास। तो पहले बात करता हूँ मैं डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस होता क्या है, पहले ये वाली चीज समझते हैं। तो डायमेंशनल एनालिसिस हमारा ये होता है कि भाई किसी भी डायमेंशंस को, किसी भी यूनिट को हम एक स्पेशल फॉर्मेट में शो करें। जैसे कि भाई मेरा होता है एक्सेलरेशन होता है मेरा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मेरा फोर्स होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मैं हर बार ये केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको मैं एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म के अंदर, एक फॉर्मूले के अंदर, एक ढांचे के अंदर जब मैं इस चीज को बिठा दूंगा, तो वो होता है मेरा डायमेंशनल एनालिसिस। मतलब कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ कि डायमेंशनल एनालिसिस में हम क्या करते हैं कि भाई किसी भी यूनिट को एक स्टैंडर्ड डायमेंशन में शो करके उसका हम एनालिसिस करते हैं कि भाई ये मैच कर रहा है कि मिस मैच कर रहा है। तो वो सारी होती है हमारी डायमेंशनल एनालिसिस। तो इसको एक छोटे से एग्जांपल से मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको पहले, कि जैसे बात करूं मैं एक्सेलरेशन की मेरी। तो जब मैं एक्सेलरेशन को लिखता हूं तो क्या होता है मेरा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जब मैं बात करता हूं फोर्स की तो ये होता है मेरा केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हर बार इस तरह से लिखना मतलब थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। हालांकि हम एग्जाम में भी इसी तरह शो करने वाले हैं, पेपर में भी हमको ऐसे लिखना है, लेकिन जब हम एनालिसिस करते हैं किसी चीज का, एनालिसिस मीन्स के भाई जब एक और दो से ज्यादा स्टेप आपस में जुड़ते हैं किसी भी इक्वेशन के अंदर, तब वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, वो चीज हमको किससे पता चलेगी, हमारे डायमेंशनल एनालिसिस से। तो अब इसका डायमेंशनल एनालिसिस मैं कैसे करूंगा, तो भाई एक मेरे को फॉर्मूला दे दिया कि मेरे 5 जो स्टैंडर्ड थे कौन कौन से थे भाई। एक था लेंथ, जब मैंने आपको 7 स्टैंडर्ड यूनिट्स बताई थी उसमें से मैंने कहा था कि आपको 5 का मोस्ट ऑफ एप्लीकेशन आने वाला है, बाकी की 2 का एप्लीकेशन आपको 11-12 की फिजिक्स में कहीं देखने को नहीं मिलने वाला है। तो 7 में से हमारी थी 5। तो वो 5 कौन कौन सी थी, लेंथ, मास, टाइम और टेम्परेचर और करंट। ये थी मेरी 5 स्टैंडर्ड्स। अब इन 5 को मैं कैसे शो करता हूँ, सबका मुझे सिंबल पता है। इसका था मीटर, इसका था क्या था केजी, स्मॉल केजी, टाइम का था स्मॉल एस, टेम्परेचर का था कैपिटल के, करंट का था कैपिटल ए। अब इसको डायमेंशनल एनालिसिस करने के लिए मैंने इसको क्या किया, और ज्यादा स्टैंडर्डाइज एक फॉर्मेट के अंदर रखा। मैंने क्या किया भाई कि जब भी मैं लिखूंगा मास को, मास मेरा होगा कैपिटल एम इस हमारे डायमेंशनल एनालिसिस के अंदर। तो मास होता है मेरा कैपिटल एम। देन जब भी आएगी मेरी किसमें आएगी, कैपिटल एल। टाइम आएगा मेरा कैपिटल टी, और टेम्परेचर कैपिटल के, और करंट की यूज भी आएगी वो है कैपिटल ए। यानी मैं क्या लिखूंगा कि एक इस फॉर्मूले के अंदर मुझे चीज को सेट करना है। कैसे, एम एल टी के ए। जब भी मैं किसी डायमेंशन को इस फॉर्मेट के अंदर शो करता हूं, मीन्स मैं क्या कर रहा हूं, उस चीज का डायमेंशनल एनालिसिस कर रहा हूं। तो इस फॉर्मेट के अंदर भाई कैसे शो करते हैं, अभी ये m क्या है, m बता दिया मैंने, ये क्या है, तो इसके ऊपर कौन सी कोई पावर आएगी कि नहीं आएगी, तो वो सारी चीज नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। अभी हमारी एम एल डी के ऊपर क्या था, एम एल टी के ए। तो ये क्या है, सारे सिंबल्स का मीनिंग मेरे को पता है। अब इसके अंदर मुझे पावर कैसे शो करनी है कि भाई किसी इक्वेशन के अंदर जब मेरा मास एक बार आ रहा है तो मैं m के ऊपर क्या पावर रखूंगा, 1। अगर किसी इक्वेशन के अंदर मेरा लेंथ 2 बार आ रही है तो मैं क्या करूंगा, लेंथ के ऊपर 2 बार रखूंगा। किसी के इक्वेशन के अंदर मेरा टाइम
मीटर पर सेकंड स्क्वायर में बोलता हूँ, पर सेकंड स्क्वायर मीन्स डिवीजन में जब मेरे सेकंड के ऊपर पावर है, जब मैं इसको डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लूंगा तो क्या करूंगा मैं, उसकी पावर नेगेटिव में आ जाएगी। यानी पर सेकंड स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है मेरा, पावर -2। अगर टेम्परेचर कहीं पे दिया हुआ है तो अगर एक बार है तो एक बार, कहीं पे करंट आ रहा है कि करंट नहीं आ रहा भाई, इस इक्वेशन के अंदर करंट का कोई एप्लीकेशन नहीं है, ऐसा भी इक्वेशन होते हैं, तो मैं क्या करूंगा, या तो ए के ऊपर 0 शो कर दूंगा या ए को लिखूंगा ही नहीं। तो ऐसे हम डायमेंशनल एनालिसिस करते हैं। तो अब किसी स्टैंडर्ड फॉर्मूले का या किसी स्टैंडर्ड अपनी यूनिट का देख लेते हैं। जैसे बात कर लूं मैं फोर्स की, फोर्स क्या होता है मेरा, केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसे शो करते हैं। तो क्या करना है, जैसा गणेश सर बोलते हैं, क्या करना है, पहले लिख देना एम एल टी के ए। अब देखो एम क्या था मेरा, मास, मास यहाँ पे कितनी बार आ रहा है, एक बार, यहाँ पे एक बार लिख देते हैं। अब लेंथ, लेंथ मीटर, तो मीटर कितनी बार आ रहा है, एक बार, यहाँ पे लिख दिया मैंने एक बार। अब देखो टाइम, टाइम यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर में, यानी पावर ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस के अंदर। यानी मैं अगर इसको ऐसे भी लिखता हूँ, ये ऐसे भी लिखता हूँ, केजी मीटर सेकंड -2। जब मैं ऐसा शो करता हूँ तो टाइम के ऊपर मेरी क्या पावर आ जाएगी, -2। अब यहाँ पे कहीं पे आपको टेम्परेचर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, 0। कहीं पे करंट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, 0। अब क्या करना है, 0 0 है, मीन्स इनका कोई मीनिंग नहीं रहता, तो हम इसको अपनी टीम से बाहर निकाल देते हैं। ये बन गया मेरा फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो ऐसे हम हर यूनिट की डायमेंशन निकालते हैं MLT के फॉर्मेट के अंदर, फिर हम करते हैं उसका एनालिसिस। अब एनालिसिस कैसे करते हैं वो चीज अगले पार्ट में अभी देखते हैं। तो दोस्तों मैंने अभी लिखी है बोर्ड के ऊपर एक इक्वेशन। ये इक्वेशन मैं आपको पूरी अच्छी तरह से समझाऊंगा हमारे वन डायमेंशनल मोशन के अंदर। लेकिन अभी के लिए क्या देखना है कि इस इक्वेशन के अंदर मैं डायमेंशनल एनालिसिस को कैसे अप्लाई कर रहा हूँ और कैसे मैं उससे कोई कंक्लूजन निकाल रहा हूँ। तो वो चीज इसके अंदर आपको इस इक्वेशन के अंदर देखनी है। तो वो इक्वेशन आपको ऐसे ही दिखने वाला है। तो अभी मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। ये एस क्या है मेरा, ये बताता है ट्रेवल डिस्टेंस। वी नोट क्या है मेरा, इनिशियल वेलोसिटी। टी क्या है, टाइम। हाफ कांस्टेंट है, इसी कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं थी, ये आपको ध्यान रखना है। कहीं भी इक्वेशन में आपको पाई या कोई नंबर दिख जाए तो उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, तो उसको डायमेंशन के अंदर कंसिडर ही नहीं करना, उसको हम भूल जाएंगे एक बार के लिए। फिर है मेरा ए क्या है, एक्सेलरेशन। टी टाइम है मेरा। तो अभी इसके अंदर मुझे डायमेंशनल एनालिसिस कैसे करते हैं वो एक छोटे से स्टेप में बताता हूँ। मुझे क्या देखना है कि भाई मेरा जो लेफ्ट हैंड के साइड है इक्वल टू के जो लेफ्ट हैंड साइड है वो डायमेंशनली इक्वल होगा राइट हैंड साइड के। डायमेंशनल एनालिसिस तो यही कहता है। अब मैं इसको अप्लाई करके कैसे कंक्लूजन निकालूं वो आप देखिए इस सिनेरियो में। तो मैंने क्या करा, ये है ट्रेवल डिस्टेंस। डिस्टेंस किसमें मेजर करूंगा मैं, मीटर में। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे मेरे पास 3 पोर्शन है तो मैं लिख दूंगा MLT। यहाँ पे मुझे टेम्परेचर और करंट कहीं पे नहीं दिख रहा तो मैं MLT पे लिखता हूँ क्योंकि बाद में मिटाऊंगा फिर क्या मतलब। अगेन MLT प्लस ये कांस्टेंट है। यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, ये अलग चीज है, मल्टीप्लाई टाइम अलग चीज है। तो मैं सबके लिए MLT लिख रहा हूं, बीच में प्लस का साइन। फिर आया एक्सेलरेशन, इसके लिए मैंने लिख दिया MLT। फिर है मेरा टाइम स्क्वायर MLT, इसका पूरे का स्क्वायर। अब देख लो भाई, ये है लेंथ, डिस्टेंस। डिस्टेंस किसमें होगी मेरी, लेंथ में, लेंथ मीटर में। तो लेंथ वाले पे मुझे क्या करना है, इसको 1 पावर दे देनी। बाकी यहाँ पे ना कुछ मास दिख रहा है ना कुछ टाइम दिख रहा है, तो इन दोनों को क्रॉस कर दो। फिर दिख रही है मुझे वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है मेरी, मीटर पर सेकंड। तो क्या मिलेगा मुझे, मीटर पर सेकंड। पर सेकंड जब मैं पर को हटाऊंगा यहाँ पे -1 आ जाएगा। मीटर क्या है, लेंथ, यानी एल के ऊपर मुझे 1 पावर देनी है।
सेकंड इनवर्स यानी टाइम के ऊपर एक -1 देना है। यहाँ पे मास का कुछ कंसिडरेशन नहीं है तो मास को कैंसिल करूंगा। फिर टाइम आया, टाइम का क्या होता है भाई सेकंड, तो सेकंड एक दे दिया मैंने इसको। यहाँ पे लेंथ कुछ है नहीं, मास कुछ है नहीं। फिर आया एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन में मास कुछ है नहीं, एक्सेलरेशन होता है मेरा मीटर सेकंड -2 यानी मीटर इंटू सेकंड टू द पावर -2 यानी मीटर लेंथ का 1 टाइम पे टाइम के ऊपर -2। ओके, फिर आया टाइम आपका, अपना टाइम आएगा, वो वाला टाइम नहीं, इस इक्वेशन का टाइम। तो यहाँ पे मास कुछ है नहीं, मास काट दिया। इस टाइम की बात कर रहा हूं मैं, लेंथ कुछ है नहीं, वो काट दी। यहाँ पे एक अकेला टाइम है तो एक अकेला चलेगा अपने पावर 2 लेके। यहाँ टाइम के ऊपर पावर 2 है इसलिए मैंने MLT पूरे के आप ऊपर पावर क्या लगा दी 2। तो ये पावर वाली चीज थोड़ी ध्यान रखना आपका, इसमें मिस्टेक हो सकती है। तो यहाँ पे क्या बचा खाली लेंथ, चल अकेला चल। तो यहाँ पे क्या बचे अभी लेंथ और टाइम, लेंथ और टाइम -1 इंटू टाइम +1 प्लस यहाँ पे क्या बचा अभी लेंथ 1 टाइम -2। ओहो, अब ये क्या है ब्रैकेट वाला फॉर्मूला फंडा क्या है कि जब किसी x के ऊपर पावर m है और उसके ऊपर पावर n है तो मैं इसको कैसे लिखता हूँ x टू द पावर m इंटू n लिखते हैं कि नहीं। तो वो वाली चीज यहाँ पे टाइम के पावर 1 इंटू 2 यानी कुल मिला के 2 आने वाला भाई, टाइम मत वेस्ट करो। ओके, ये वाली चीज अगर आपको पता है तो ये वाली चीज भी पता होगी कि x टू द पावर m हो इंटू x टू द पावर n हो। तो मैं क्या करता हूँ x टू द पावर m प्लस n, ये 6th क्लास के कंसेप्ट है, आने चाहिए आपको। तो ये रही लेंथ, अब ये है मल्टीप्लाई, इन सब के बीच में भी मल्टीप्लाई मान लेना, मल्टीप्लाई होता है मान लो, जो समझो आपकी मर्जी। लेंथ के ऊपर 1 टाइम के ऊपर यहाँ पे -1 यहाँ पे +1 तो ये क्या हो जाएगा -1 + 1, फिर बीच में प्लस का साइन बड़ा होगा। यहाँ पे लेंथ के ऊपर 1 टाइम के ऊपर यहाँ फिर मल्टीप्लाई है मेरा तो -2 + 2। कुल मिला के बात क्या रही मेरी, इस साइड रहा लेंथ, इस साइड ये -1 + 1 क्या हो गया 0 0 0 0 0 यानी खाली लेंथ ही बचेगा, खाली लेंथ लिख देता हूँ t की पावर 0 मतलब t ना के बराबर प्लस यहाँ पे फिर -2 + 2 ये फिर क्रॉस होगी, बची आपकी लेंथ। तो ये है आपकी डायमेंशनल एनालिसिस। मुझे लेंथ के बराबर क्या मिला लेंथ, लेंथ में क्या जुड़ रहा है लेंथ यानी LHS = RHS। जब मैं किसी डायमेंशन यानी किसी यूनिट के अंदर कुछ ऐड करता हूँ तो वो सेम यूनिट का होना चाहिए। ये बात आपको इससे कंक्लूजन निकलता है कि मैं भाई न्यूटन के अंदर न्यूटन ही जोड़ सकता हूँ, न्यूटन के अंदर मैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं जोड़ सकता। यानी 1 किलो शक्कर के अंदर मैं 1 लीटर शक्कर नहीं मिला सकता। 1 किलो शक्कर के अंदर आप 5 किलो शक्कर मिला सकते हो, लेकिन 1 किलो शक्कर के अंदर आप 5 लीटर शक्कर नहीं मिला सकते। तो वैसे ही 1 मीटर के अंदर आप 5 मीटर ऐड कर सकते हो, लेकिन 1 मीटर के साथ आप 5 सेकंड ऐड नहीं कर सकते। तो वो होता है डायमेंशनल एनालिसिस। इससे हम चेक करते हैं कि भाई इक्वेशन हमारी डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। तो ये चीज हमको समझ में आती है इस टॉपिक से। तो दोस्तों ये था हमारा डायमेंशनल एनालिसिस। अब इसका एप्लीकेशन क्या होता है, एप्लीकेशन कहाँ पे करते हैं। तो इसका एप्लीकेशन आपका मेन होता है कि इक्वेशन हमारी होमोजीनियस है या नहीं, उसके अंदर हम देखते हैं। होमोजीनियस मतलब कि मुझे एक डायरेक्शन में सारी चीजें सेम दिख रही है, मीन्स मैं मास के अंदर मास ही ऐड कर रहा हूँ, मास के साथ मास ही ऐड हो रहा है और मास के बराबर मुझे मास ही मिल रहा है। समझ रहे हैं आप बात। तो होमोजीनिटी क्या होती है कि भाई अगर 1 न्यूटन है तो उसके साथ 1 न्यूटन ऐड हो रहा है, न्यूटन प्लस न्यूटन, ये बात कुछ होमोजेनिटी वाली होती है। तो होमोजेनियस इक्वेशन क्या होता है, ये बहुत बड़ा वर्ड है। अगर आप मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो होमोजेनियस इक्वेशन आपकी मैथमेटिक्स के अंदर इसका एप्लीकेशन भर भर के किया हुआ है, तो वहां पे देख लेंगे। लेकिन अभी के लिए होमोजेनिटी हमारे क्या होता है कि अगर मैं न्यूटन ले रहा हूँ तो उसके अंदर 1 न्यूटन को ऐड करूंगा। अगर मैं 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ले रहा हूँ तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को उसके अंदर ऐड कर सकता हूँ या उसके इक्वल में दिखा सकता हूँ, वैसा कुछ। और दूसरी चीज होती है क्या होती है डायमेंशनल कंसिस्टेंसी। डायमेंशनल कंसिस्टेंसी क्या होती है
कि भाई मैं कर रहा हूँ कोई डेरिवेशन, कोई फॉर्मूला निकाल रहा हूँ बड़ा। फिजिक्स के अंदर हम आगे देखेंगे भाई हम कैसे कैसे फॉर्मूले डिराइव करते हैं इंटीग्रेशन की सहायता से और डिफरेंशिएशन की सहायता से। तो जब मैं देखता हूँ कि भाई ये डायमेंशनली कंसिस्टेंस है या नहीं है। डायमेंशनली कंसिस्टेंस होना मीन्स अगर मैं एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन करता हूँ, अगर मैं एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन करता हूँ तो मुझे वेलोसिटी मिलनी चाहिए। यही बात उल्टी मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम करता हूँ तो मुझे एक्सेलरेशन मिलनी चाहिए। तो ये होती है डायमेंशनल कंसिस्टेंसी। तो इससे हम देखते हैं कि इक्वेशन हमारा डायमेंशनली कंसिस्टेंस है या नहीं और इसकी डायमेंशन कितनी वेरिएशन ला रही है। तो मोटे मोटे तौर पे ये कह सकता हूँ कि भाई अगर मेरा फंक्शन या इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो जरूरी नहीं है कि वो सही होगा। ये स्टेटमेंट ध्यान से सुना, एनसीईआरटी ने अच्छे बोल्ड अक्षर के अंदर इस चीज को लिख के दिया आपको कि अगर मेरा इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो जरूरी नहीं है कि वो सही होगा। और ये बात भी है कि अगर मेरा इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट नहीं है तो 101% वो इक्वेशन आपका सही नहीं होगा। समझ रहे हो बात कि अगर मेरा डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है तो जरूरी नहीं है कि वो रॉन्ग है। मीन्स अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो इसका मीनिंग ये नहीं निकलता कि मेरा इक्वेशन वो करेक्ट भी हो सकता है और इनकरेक्ट भी हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं राइट और रॉन्ग वो ज्यादा सही रहेगा। कि अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो वो राइट भी हो सकता है, रॉन्ग भी हो सकता है। अगर मेरा इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है, डायमेंशनली इनकरेक्ट, तो इसका सीधा सा एक ही मतलब निकलता है कि भैया आपका इक्वेशन रॉन्ग है, रॉन्ग इक्वेशन है आपका। आप कुछ भी कर लो, उल्टे लटक जाओ, आपका इक्वेशन रॉन्ग ही होने वाला अगर आपका डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। तो इसका एप्लीकेशन कहां पे करते हैं हम? जब हम साइंटिफिक डेरिवेशन करते हैं, कुछ कोई नई इक्वेशन निकाल रहे हैं, कोई नया फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं, तब हम डायमेंशनली करेक्शन चेक करते हैं कि हमारा इक्वेशन पहले देख लेते हैं कि डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। अगर करेक्ट है तो चांसेस है कि वो सही हो सकता है। तो अगर वो डायमेंशनली करेक्ट नहीं है तो कोई चांसेस नहीं है कोई इक्वेशन आपका सही होगा। तो ये था आपका डायमेंशनल एनालिसिस और उसके एप्लीकेशन हम कहां पे करते हैं। तो एनसीईआरटी में भी इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन है, जेईई मेंस और एडवांस के अंदर भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। जो टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने इसका फंडामेंटल अभी क्लियर किया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं ट्राई करूंगा एक एडवांस लेवल के क्वेश्चन आपके लिए लेकर आऊं, उसको सॉल्व करूंगा, कैसे मेथोडोलॉजी यूज की गई वो चीज देखेंगे। तो ये था आज का हमारा सेशन। बहुत लंबा टाइम है, बहुत लंबे टाइम का गैप आ गया बीच में। मैं ट्राई करूंगा कि अभी आपके लिए कंटिन्यूअस क्लासेस लेके आऊं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, कमेंट कीजिए अगर कोई क्वेरी हो तो, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। स्कूल अभी दिवाली तक नहीं खुलने वाली है, तो आपका सहारा गोविंदम क्लासेस, हमको शेयर हमारे थ्रू पढ़िए, शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने स्टूडेंट्स और अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।